गुड मॉर्निंग गर्ल्स। बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको यूजेस बताए थे, यूजेस ऑफ लाइफ टेबल, ठीक है। और मैंने आपको बोला था आपको खुद रीड करने हैं, नहीं समझ आएगा तो आपने पूछना है, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है एग्जाम्पल्स। इसके बाद बेटा आपके 5-6 एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल 9.4 और आगे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो इस लेक्चर में मैं आपको अभी एग्जाम्पल्स जो हैं ये वाले, ये आपके थोड़े स्किप करवा रही हूँ, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स बेटा मैं आपको कल कराऊंगी, ठीक है ना। आज इस लेक्चर में हम ये एग्जाम्पल्स नहीं पढ़ेंगे। आज मैं आपको कोई और टॉपिक कराना चाह रही हूँ, तो ये हम कल करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल फ्रॉम 9.4, 9.5, ठीक है। एक है आपका ये 9.6, 9.7, 8, 9, ठीक है। तो 10 आपके टोटल 9.10 तक एग्जाम्पल्स हैं। ये 10 के 10 एग्जाम्पल्स मैं आपको कल कराऊंगी, और कल क्यों कराऊंगी इसका रीज़न मैं आपको अभी बताऊंगी। पहले आप ज़रा ये समझिए कि ये एग्जाम्पल्स मैंने आपको कल के लेक्चर में कराने हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद आपका पेज नंबर 9.38 पर एक टॉपिक है एब्रिज्ड लाइफ टेबल। बेटा ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको टॉपिक नहीं करना है, ठीक है। तो पेज नंबर 9.38 से लेकर आपको ये भी पेजेस सारे नहीं करने हैं। कहाँ तक नहीं करने हैं? पेज नंबर 9.44 तक आपको नहीं करना है, ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। अब जो आपको टॉपिक करना है वो है आपका फर्टिलिटी। क्लियर है? ठीक है बेटा। तो आज मैं आपको ये टॉपिक कराऊंगी फर्टिलिटी। तो ये वाला टॉपिक आज करते हैं। तो बेटा बेसिकली मैं आज आपको ये थ्योरी पार्ट कराना चाहती हूँ। अब आपका जो है कल आपकी 4th यूनिट खत्म हो जाएगी, तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको कल एग्जाम्पल्स कराऊं, क्योंकि आपके एग्जाम्पल्स हैं 9.5 से लेके 9.10 तक, और परसों है कॉलेज ऑफ, ठीक है ना। तो कल मैं आपको सारे एग्जाम्पल समझाऊंगी और मुझे हर एक एग्जाम्पल आपका सॉल्व चाहिए, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको वो एग्जाम्पल्स कल करा रही हूँ, जिससे कि आपको 2 दिन का टाइम मिल जाए, कल का भी और परसों का भी, क्योंकि 25 को आपको पता है फ्राइडे की छुट्टी है। तो फ्राइडे आपको कोई वीडियो कोई काम नहीं मिलेगा, तो इसलिए कल मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगी, जिससे कि आप कल और परसों दोनों दिन आराम से अपना ये एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और कोई डाउट आएगा तो फिर आप वो मुझसे नेक्स्ट डे पूछोगे, ठीक है। इसलिए मैं आज आपको एग्जाम्पल्स नहीं समझा रही हूँ, तो इसलिए आज थोड़ा थ्योरी पार्ट कर लेते हैं। चलिए देखिए, टॉपिक है आपका फर्टिलिटी। फर्टिलिटी क्या होता है? चलो देखो, इन डेमोग्राफी, देखो बेटा सबसे पहले हमने टॉपिक पढ़ा मोर्टेलिटी यानी कि डेथ रेट के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं फर्टिलिटी यानी कि बर्थ रेट के बारे में। देखो हमें दोनों ही चीज़ों के बारे में पढ़ना चाहिए ना, कि हमारे कंट्री में डेथ रेट और बर्थ रेट, देखो 2 ही रेट हमारा मेन माने जाते हैं, डेथ रेट और बर्थ रेट। वो ही हमें यहाँ पर रीड करने हैं कि आखिर उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती है, किन किन मैथड से हम उनको मेजर कर पाते हैं और उनके रेट्स को फाइंड करते हैं। चलिए सबसे पहले फर्टिलिटी। फर्टिलिटी क्या होता है? द वर्ड फर्टिलिटी इज यूज्ड इन रिलेशन टू द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रन और अकरेंस ऑफ बर्थ, स्पेशली लाइव बर्थ। तो बेसिकली फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो हमारे चिल्ड्रन होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, जो लाइव बर्ड्स होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलिटी बोलते हैं। कि हमारे जितने भी न्यू बॉर्न बेबीज है, कितने बॉर्न होते हैं हमारे कंट्री में बेबीज, ठीक है, उनको हम बोलते हैं फर्टिलिटी। सो फर्टिलिटी मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम फिकंडिटी विच रेफर टू द कैपेसिटी टू बियर चिल्ड्रन। देखो बेटा इसमें ना 2 आपके वर्ड आते हैं, एक तो फर्टिलिटी, एक आता है फिकंडिटी। देखो फिकंडिटी का मतलब होता है कि जैसे कोई वुमन है, वुमेन मतलब बर्थ देती है कि चाइल्ड को, ठीक है ना। तो एक वुमन में कितनी ज़्यादा क्षमता है किसी बेबी को बर्थ देने के लिए, समझ रहे हो ना मेरी बात, कि जो वुमन है उसमें कितनी कैपेसिटी है किसी चाइल्ड को बर्थ देने के लिए।
अब जैसे हम अगर इसका कोई एस्टिमेट लगाएं तो हम फॉर एग्जांपल मान लो कि एक वुमन 4 या 5 चिल्ड्रन को बर्थ देने की कैपेसिटी रखती है, तो उस चीज को हम बोलते हैं फिकंडिटी। ठीक है ना, कि कैपेसिटी कितनी है किसी वुमन में चाइल्ड को बर्थ देने के लिए, उसको हम फिकंडिटी बोलते हैं। और फर्टिलिटी हम किसको बोलते हैं, जो हमारे नंबर ऑफ लाइव बर्थ यानी कि नंबर ऑफ चाइल्ड होते हैं, कितने नंबर ऑफ बॉर्न बेबीज होते हैं, उनको हम बोलते हैं फर्टिलिटी बोलते हैं, कि कितने बच्चे हमारे बेसिकली बॉर्न हो सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आप ये देखो हर एक वुमेन की कैपेसिटी अपने अपने अकॉर्डिंग होती है, वो अपने अपने अकॉर्डिंग ही बेबी को बर्थ दे सकती है। तो हम एक एस्टिमेट ये लगा लेते हैं कि बेसिकली चाहे अलग अलग तरह की वुमेन्स होती हैं, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली होता है, तो हम एक मैक्सिमम नंबर मान लेते हैं कि जैसे मान लीजिए एक वुमेन 10 बेबीज को बर्थ दे सकती है। ठीक है ना, या फॉर एग्जाम्पल है बेटा ये कि हाँ कोई वुमेन 10 बेबीज को बर्थ दे सकती है, तो दैट इज ऑफ फर्टिलिटी, कि ये हमारा एक एस्टिमेट हो गया कि हाँ इतनों को तो बर्थ दे सकते हैं, लेकिन उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो 2 या 3 बेबीज को ही बर्थ दे सकती है, वो तो उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है ना, तो उसको हम बोलते हैं फिकंडिटी। ठीक है, तो इन फैक्ट द फिकंडिटी प्रोवाइड्स एन अपर बाउंड फॉर द फर्टिलिटी। तो जो फिकंडिटी है वो एक अपर बाउंड हमारा प्रोवाइड करती है फॉर द फर्टिलिटी। सो मेजर ऑफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वेरीज, फर्टिलिटी रेट आर कंप्यूटेड। तो हमें यहाँ पर बेसिकली क्या रेट को मेजर करना है यहाँ पर, तो फर्टिलिटी रेट को, तो वो हमारे कुछ अलग अलग मेथड से हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो चलिए वो मेथड पढ़ते हैं। फर्स्ट है आपका क्रूड बर्थ रेट। आपने क्रूड डेथ रेट पढ़ा था, ऐसे ही आपका क्या है क्रूड बर्थ रेट, जिसको हम क्या बोलेंगे CBR। So this is the simplest of all the measure of fertility and consists in relating the number of live birth to the total population। कि ये सबसे आसान है, सबसे सिंपलेस्ट है, और इसमें हम क्या कंसिस्ट करते हैं, नंबर ऑफ लाइव बर्थ, कितनी लाइव बर्थ है हमारी टोटल पॉपुलेशन से। एंड दिस प्रोवाइड एन इंडेक्स ऑफ द रिलेटिव स्पीड एट विच द एडिशंस आर बीइंग मेड थ्रू द चाइल्ड बर्थ। सो द फर्टिलिटी पैटर्न ऑफ द अबव मेंशन मेजर इज गिवन बाय द क्रूड बर्थ रेट डिफाइंड एज फॉलोज। तो वो हमें बेसिकली बता रहे हैं कि हमारी कितनी स्पीड है, रिलेटिव स्पीड कितनी है इन विच द हमारे जो भी चाइल्ड बर्थ है। ठीक है ना, अब आप ये देखो कि हम एक पॉपुलेशन पूरी इंडिया की अगर मेजर करते हैं कि मान लो हमारे नवंबर 2020 में हमारे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, तो उन पॉपुलेशन को मेजर करने के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर उस मंथ में कुछ न्यू बॉर्न बेबीज भी हैं तो हम उनको भी उसमें इंक्लूड करते हैं, और उनको इंक्लूड करने के बाद ये मेजर करते हैं कि हमारी इंडिया की नवंबर में कितनी पॉपुलेशन है। ठीक है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ बर्थ रेट की बात कर रहे हैं, और वो हम मेजर करेंगे CBR से। फॉर्मूला क्या हो जाएगा CBR का, BT/PT × K। ठीक है, चलो यहाँ पर BT आपको किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन द गिवन रीजन और लोकेलिटी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड से T। तो बेटा यहाँ पर जो ये T है, T आपका टाइम पीरियड को बता रहा है, कौन से टाइम की आप बात कर रहे हो, कि आप किसी मंथ की बात कर रहे हो या आप किसी ईयर की बात कर रहे हो, तो यहाँ पर ये टाइम आपको उस चीज का बता रहा है। और B रिप्रेजेंट करा आपका टोटल नंबर ऑफ लाइफ बर्थ, चाहे वो किसी भी रीजन या लोकेलिटी का हो। फिर आता है आपका PT। ठीक है, और फिर आता है हमारा PT। तो PT में हमारे पास क्या होगा बेटा, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द गिवन रीजन ड्यूरिंग द पीरियड T। जिस भी रीजन की हम नंबर ऑफ लाइव बर्थ लेंगे उसी की ही हम टोटल पॉपुलेशन लेंगे उसी ही टाइम पीरियड में, और K आपके पास है कोई भी कांस्टेंट है और जिसको हम 1000 लेकर चलते हैं। तो ये है आपका क्रूड बर्थ रेट। इसके बाद आते हैं इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स। चलो मेरिट्स देखो, मेरिट्स तो उसके बड़े आसान है कि बहुत सिंपल है, इजी है कैलकुलेट करने के लिए, और ये टोटली किस पर बेस्ड है, हमारे नंबर ऑफ बर्थ पे और टोटल साइज ऑफ द पॉपुलेशन पे। ठीक है ना, इसके बाद आते हैं इसके डीमेरिट्स। चलो डीमेरिट्स देखते हैं। द क्रूड बर्थ रेट दो
simple is only a crude measure of fertility and is unreliable since it completely ignore the age and the sex distribution of the population। देखो डीमेरिट में इसने बिल्कुल ठीक बोला है ना कि हम जो यहाँ पे क्रूड बर्थ रेट ले रहे हैं उसमें हम ये तो नहीं कह रहे ना कि हम सिर्फ मेल्स का कर रहे हैं या फीमेल्स का कर रहे हैं या कौन सी एज वालों का कर रहे हैं। तो ये एक हमारा डीमेरिट है कि क्रूड बर्थ रेट में हमारे पास सिर्फ टोटल पॉपुलेशन होती है, उसमें कुछ भी स्पेसिफाई नहीं होता है कि ये हमारी मेल्स की है या फीमेल्स की है। तो इसमें बस आपको एक टोटल आइडिया लगता है। तो ये एक तरीके से डीमेरिट है कि अगर हमें अलग अलग तरीके से किसी का बर्थ रेट चाहिए हो तो हमें नहीं पता चलता कि हमारी क्या कहते हैं वुमेन्स बर्थ रेट कितनी है या मेल्स बर्थ रेट कितनी है, हमें पता ही नहीं चलता। तो इसलिए CDR में थोड़ा बहुत ये हमारा लैग कर जाता है। ठीक है, सेकंड आता है CBR इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी रेशो। देखो वो कह रहे हैं कि जो CBR है वो एक हमारा प्रोबेबिलिटी रेशो नहीं है। ऑब्वियसली नहीं है, क्यों? क्योंकि आप ये देखो ना कि फॉर्मूला में हम डिवाइड जो डिनोमिनेटर में है, जो देखो यहाँ पे आपका फॉर्मूला है ना क्रूड बर्थ रेट का, इसमें डिनोमिनेटर में जो वैल्यू वो क्या है, टोटल पॉपुलेशन है आपकी कंप्लीट रीजन की। अब आप ये देखो कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एक टोटल पॉपुलेशन की बात करें। जब उसमें हम टोटल पॉपुलेशन बता रहे हैं तो इसका मतलब हम यहाँ पर मेल्स की भी बात कर रहे हैं, फीमेल्स की भी बात कर रहे हैं। सही है ना? तो यानी कि जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें सारा इंक्लूड हो गया, मेल्स भी इंक्लूड हो गया और फीमेल्स भी इंक्लूड हो गया। लेकिन इस फॉर्मूले में बेटा जो न्यूमरेटर वैल्यू है, न्यूमरेटर वैल्यू में आप सिर्फ उन नंबर्स को ले रहे हो जो लाइव बर्थ हैं। क्लियर है कि मैं यहाँ पे न्यूमरेटर में लिख रही हूँ टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ, डिनोमिनेटर में लिख रही हूँ टोटल पॉपुलेशन। तो जब तक मैं डिनोमिनेटर में भी सिर्फ और सिर्फ लाइव बर्थ की बात ना करूँ, टोटल पॉपुलेशन ऑफ लाइव बर्थ की बात ना करूँ, तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी रेशो बनेगा ही नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो आपने टोटल पॉपुलेशन ले ली, इसमें कोई एज लिमिट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हमारा जो CDR है वो प्रोबेबिलिटी रेशो नहीं होता। फिर वो बोल रहा है इन फैक्ट ओनली द फीमेल्स एंड ओनली दोज बिटवीन द चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप यूजुअली 15 to 49 ईयर्स आर एक्सपोज टू रिस्क एंड सच होल ऑफ द मेल प्रोडक्शन एंड द फीमेल प्रोडक्शन outside the childbearing age should be excluded from PT. So the denominator of this, however, even among the females who are exposed to risk, the risk varies from one age to another. A woman under 30 is certainly under greater risk as compared to a woman over 40. देखो वो हमें कह रहा है बेसिकली कि जो वुमेन्स होती हैं, ठीक है, वो 15 ईयर्स के बाद और 49 ईयर्स से पहले उनमें कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत हाई होती है चाइल्ड को बर्थ देने के लिए। ऐसे ही 15 से कम जो एज होती है उसमें तो कोई मतलब ही नहीं है, 49 से जो ज़्यादा एज होती है उसमें भी कोई मतलब नहीं है चाइल्ड बर्थ का। तो 59 और 49 यूजुअली हम यही ईयर्स लेते हैं कि इसके बीच में काफ़ी हाई रेट होता है वुमेन्स का कि वो चाइल्ड को बर्थ दे सकती हैं। तो इसी के अकॉर्डिंगली वो हमें कह रहा है कि अगर हम सिर्फ इसी का ही CBR निकालें तो वो प्रोबेबिलिटी रेशो हो सकती है, लेकिन हम इसका CBR नहीं निकाल रहे हैं तो इसलिए वो हमारा प्रोबेबिलिटी रेशो नहीं है। थर्ड आता है एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरिएशन ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन इन वेरियस कंट्रीज द चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप्स आर नॉट आइडेंटिकल इन ऑल द कंट्रीज। वो बोल रहे हैं कि जो मतलब वुमेन्स की कैपेसिटी की हम बात कर रहे हैं कि जो वुमेन्स की कितनी कैपेसिटी है एक चाइल्ड को बॉर्न करने के लिए, तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते अलग अलग कंट्रीज से कि भाई इंडिया की जितनी भी वुमेन्स हैं उनकी कैपेसिटी कितनी है या अमेरिका की जो वुमेन्स हैं उनमें कितनी कैपेसिटी है। तो हम जो ये फॉर्मूला है क्रूड बर्थ रेट का, उससे हम ये सब चीज़ों को कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है ना, मतलब ये फॉर्मूला कंपैरिजन के लिए नहीं बना। फोर्थ आता है क्रूड बर्थ रेट एज्यूम दैट वुमेन इन ऑल द एजेस हैव द सेम फर्टिलिटी, एन एजम्पशन विच इज नॉट ट्रू सिंस यंगर वुमेन हैव एन जनरल हायर फर्टिलिटी देन एल्डर वुमेन। देखो वो बोल रहा है कि जो हमारी मतलब वुमेन्स की जो एज है उसके अकॉर्डिंगली क्या उनकी फर्टिलिटी रेट सेम रहती है? नहीं रहती ऑब्वियसली। अब आप ये देखो ना कि जो ज़्यादा ही मतलब यंगर वुमेन्स होती हैं उनमें थोड़ी हायर फर्टिलिटी होती है। एक सेकेंड मैं दोबारा रीड करती हूँ। एन एजम्पशन विच इज नॉट ट्रू सिंस यंगर वुमेन हैव इन जनरल हायर फर्टिलिटी देन द एल्डरली वुमेन। कि वो हमें बोल रहा है कि जो यंगर वुमेन होती है उनमें हायर फर्टिलिटी रेट होता है एज कम्पेयर टू द एल्डरली वुमेन ऑब्वियसली। तो यहाँ पर आप इनको सेम कंसिडर नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है जो ज़्यादा यंगर लेडीज़ होंगी उनमें कैपेसिटी ज़्यादा होगी।
फिफ्थ में वो बोला द लेवल ऑफ क्रूड बर्थ रेट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज एज, सेक्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, फर्टिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन, मैरिज रेट, इमिग्रेशन, फैमिली प्लानिंग मेजर्स एंड सो ऑन। तो जो लेवल है हमारा क्रूड बर्थ रेट का, वो हमारे पास क्या है, वो क्या डिटरमाइन करता है कि हम नंबर ऑफ फैक्टर्स को क्या यहाँ पर ले सकते हैं, एज को, सेक्स को, फर्टिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन को, इन सबको क्या हम ले सकते हैं। तो इस हिसाब से उन्होंने हमें क्या बताया है कि थस अ रिलेटिवली हाई क्रूड रेट में बी ऑब्जर्व्ड इन अ population with a favorable age, sex structure, even though fertility is low. So the population with large proportion of the individual in the age group of these years will have the high crude birth rate, others things remaining same. तो वो बोल रहे हैं कि इस वाले ईयर में जो हमारा बेसिकली जो फर्टिलिटी रेट है वो थोड़ा हाई हो जाता है, क्योंकि इसमें वुमेन की कैपेसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर। ठीक है, तो ये हमारे कुछ डीमेरिट्स हैं। इसके बाद बेटा ये टेबल है, ये आप रीड कर लीजिएगा। बर्थ रेट इन्होंने इसमें बताई हुई है, वो एक बार बस आपको रीड करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है आपका जनरल फर्टिलिटी रेट। इसमें क्या है, दिस कंसिस्ट इन रिलेटिंग द टोटल नंबर ऑफ लाइफ बर्थ टू द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड बियरिंग एजेस इज गिवन बाय द फॉर्मूला। देखो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जैसे क्रूड बर्थ रेट में हमने सिर्फ टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन की है, लेकिन यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ को डिवाइड कर रहे हैं किसके साथ, अपनी टोटल पॉपुलेशन इन द रिप्रोडक्टिव एज। ठीक है, तो हमारा जनरल फर्टिलिटी रेट जो है वो बेसिकली किस चीज़ के लिए डिफाइन किया गया है कि इसमें हम टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ तो लेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या होगा, नंबर ऑफ फीमेल्स इन द रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड बियरिंग एजेस। हम सिर्फ उन्हीं को ही टोटल पॉपुलेशन में लिखेंगे जो हमारे चाइल्ड बियरिंग एजेस की फीमेल्स होंगी। और वो कौन सा मैंने आपको बताया था, बेसिकली वो हम 15 से लेके 49 की एज को कंसिडर करते हैं। तो आपका GFR का फॉर्मूला होगा BT अपॉन समीशन λ1 टू λ2 FPX। F का मतलब क्या है, फीमेल, और X क्या हो जाएगी, एज, इनटू K। तो देखो BT क्या है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ अकरिंग among the population of a given geographic area during a given period T। ये क्या हो जाएगी, फीमेल पॉपुलेशन द रिप्रोडक्टिव एज ड्यूरिंग द सेम टाइम T। λ1 λ2 क्या है, आपके अपर और लोअर लिमिट है फीमेल चाइल्ड बियरिंग एज के, और K क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा। अपर और लोअर लिमिट आपको मैंने बताई दी है कि हम बेसिकली उनको 15 और 49 लेकर चलते हैं। ठीक है, चलिए इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स है, सेम है, इसके ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जनरल फर्टिलिटी रेट इज अ प्रोबेबिलिटी रेट सिंस द डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ द एंटायर फीमेल पॉपुलेशन। देखो इसमें हमारा ऑब्वियसली ये प्रोबेबिलिटी रेशो है, क्योंकि जो चीज़ हम यहाँ पर न्यूमरेटर में ले रहे हैं, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स ले रहे हैं, उन्हीं की ही टोटल पॉपुलेशन हम डिनोमिनेटर में ले रहे हैं, तो इसलिए हमारी प्रोबेबिलिटी रेशो है। GFR reflect the extent to which the female population in the reproductive age increasing the existing population through live birth. So obviously GFR takes into account the sex distribution of the population, also the age structure to a certain extent। कि इसमें हम जैसे फीमेल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, फिर आता है इसका डीमेरिट्स। देखो डीमेरिट्स में हमें क्या बोल रहा है, GFR gives a heterogeneous figure since it overlooks the age composition of the female population। So it overlooks the age composition of the female population, the childbearing age, hence it suffer from the drawback of non-comparability in respect of time and country। तो वो हमें यहाँ पर बेसिकली क्या बता रहा है कि ये हमारा मेनली किस चीज़ को ओवरलुक करा है, फीमेल पॉपुलेशन को। ठीक है ना, तो ये एक हमारा क्या है, यहाँ पे डीमेरिट है। ठीक है इसकी। नाउ एज सच टू पॉपुलेशन विद ऑल टुगेदर डिफरेंट GFRs में हैव द सेम फर्टिलिटी इन ईच 1 ईयर एज ग्रुप। कि अगर हमारे पास कोई भी 2 पॉपुलेशन है, ऑल टुगेदर डिफरेंट GFR में हैव द सेम फर्टिलिटी इन ईच 1 ईयर इन द एज ग्रुप, कि वो हम हमारा सेम कंसिडर कर लेंगे अगर कोई भी 2 पॉपुलेशन होंगी। सो दिस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द recondity of the women according to the group, since the females belonging to different childbearing age groups are not exposed in the uniform risk of giving birth to the babies. In India, the recondity of women is very low in the age group of this, but it increase very rapidly in the age group of 20 to 24 and only signify in 25 to 29, after which it defines.
सो ऑन द अदर हैंड इन यूएसए इट रीचेज इट्स पीक इन द एज ऑफ 20 to 24 एंड देयर आफ्टर डेक्लाइन। वो बेसिकली हमें यहाँ पर क्या बता रहा है बेटा कि हम अगर टू पॉपुलेशन की यहाँ पर बात करते हैं सेम फर्टिलिटी की, तो वो हमें कह रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मालूम है इंडिया की बात करी हूँ, इंडिया में हमारे पास क्या होता है 15 to 19 के बीच में जो एज ग्रुप होती है उसमें हमारा जो भी मतलब रिकंडिटी रेट होता है वो थोड़ा लो होता है, और जो हमारी एज ग्रुप 20 to 24 होती है उसमें थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, और हमारा ओनली सिग्निफाई किसमें होता है 25 to 29। लेकिन यूएसए में वही हमारा सेम 20 to 24 में पीक पर रहता है। तो ये क्या हो गया, कंपैरिजन हो गया फ्रॉम इंडिया टू यूएसए कि हमने टू पॉपुलेशन के बीच में कंपैरिजन किया कि किसकी रिकंडिटी रेट थोड़ी बेटर है अकॉर्डिंग टू द एज। ठीक है, सो सिमिलरली द टू पॉपुलेशन विद मोर और लेस देन द सेम GFR में एग्जिबिट एंटायरली डिफरेंट फर्टिलिटी स्टेटस सिंस द प्रोपोर्शन ऑफ यंग फीमेल्स इज वन मे बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अदर। कि वो हमें बेसिकली क्या करें कि अगर हम टू पॉपुलेशन ले रहे हैं विद मोर और लेस देन द सेम GFR, या तो ज़्यादा या फिर लेस GFR अगर हमारी होगी तो उनका हमारा फर्टिलिटी स्टेटस भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इसमें हमारे एक डीमेरिट्स आ जाते हैं कि हम मतलब अलग अलग हो जाता है, तो हम यहाँ पर कुछ भी ना कंपैरिजन इतना एक्यूरेसी में नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारे डीमेरिट्स हैं किसके, जनरल फर्टिलिटी रेट के। ठीक है गर्ल्स, इसके बाद आपका टॉपिक आता है स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। देखो ये क्या होता है हमारा, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फैक्ट दैट फर्टिलिटी इज अफेक्टेड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, एज, मैरिज, माइग्रेशन, स्टेट और ओरिजिन। सो द फर्टिलिटी रेट कंप्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू एनी स्पेसिफिक फैक्टर इज कॉल्ड द स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। देखो स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स को अलग अलग लेकर चल रहे हैं, जैसे एज को, मैरिज को, माइग्रेशन को, सबको। तो यानी कि हम यहाँ पे हर एक चीज को स्पेसिफाई करें कि अगर आप सिर्फ मेल का करना चाहते हो तो मेल का करो, फीमेल का करना चाहते हो फीमेल का करो, मैरिजेस का करना चाहते हो मैरिजेस का करो, तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इस फॉर्मूला को कंसिडर करते हैं। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बर्थ टू द फीमेल पॉपुलेशन इन द स्पेसिफाइड सेक्शन इन अ गिवन पीरियड, कि जो हम नंबर ऑफ बर्थ लेंगे फीमेल पॉपुलेशन के एक स्पेसिफाइड सेक्शन में और डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन उसी स्पेसिफाइड सेक्शन के साथ इंटू के, यानी कि इंटू 1000। तो हम स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट की बात करें हैं तो इसमें हम कोई भी एक पर्टिकुलर चीज को स्पेसिफाई करेंगे, उसी की ही नंबर ऑफ बर्थ लेंगे और उसी की ही टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन लेंगे, तो वो हमारा क्या होता है स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। ये तो आपने मोर्टेलिटी में भी पढ़ा था तो आपको क्लियर ही होगा। इसके बाद आता है आपका एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। इसमें आपको पता है, इसमें आपको बस क्या करना है, एज स्पेसिफाई करनी है। ठीक है, जहां हमारा एज स्पेसिफाई हो जाएगा कि हम 0 to 1 ईयर की बात कर रहे हैं या 10 to 20 ईयर की बात कर रहे हैं, तो जो एजेस हो जाएंगी कि 10 ईयर से लेकर 20 ईयर तक की हम पॉपुलेशन ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमने बेसिकली एज को स्पेसिफाई किया है। सो इन ऑर्डर टू ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ GFR, जो GFR में हमारे ड्रॉबैक्स हैं उसे ओवरकम करने के लिए हमने यहाँ पर एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट लिया है, जिसमें फर्टिलिटी सिचुएशन प्रिवेलिंग इन अ कम्युनिटी और लोकेलिटी इट इज नेसेसरी टू कंप्यूट द फर्टिलिटी रेट फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एज सेपरेटली। यहाँ बेसिकली हम क्या ले रहे हैं, डिफरेंट एज ग्रुप्स ले रहे हैं। सो द फर्टिलिटी रेट फॉर द डिफरेंट एज ग्रुप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एज सेपरेटली, अलग अलग एज ग्रुप को हम अलग अलग सेपरेट करके यहाँ पर कंसिडर करेंगे। सो द फर्टिलिटी रेट्स आर कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू द एज इज कॉल्ड द एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। कि जब भी हम फर्टिलिटी रेट को एक अलग तरीके से स्पेसिफाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एज, तो वो हमारा क्या बन जाता है, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। देखो बेसिकली द एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट फॉर द एज ग्रुप x to x plus n, तो यहाँ पर हमारा एज ग्रुप क्या होगा, x एज से लेकर x plus n तक होगा, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं NLX के साथ। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट का NLX विच इज इक्वल टू NBX डिवाइडेड बाय द NPX, और यहाँ पर F क्या बता रहे हैं आपको, फीमेल इंटू K। तो देखो NBX हमारा क्या है, नंबर ऑफ बर्थ टू द फीमेल्स इन द एज ग्रुप फ्रॉम x to x plus n, दैट इज एज विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, यानी कि वो एज हमारी इक्वल भी हो सकती है x की और ग्रेटर देन भी हो सकती है, लेकिन लेस देन होनी चाहिए x plus n के ड्यूरिंग द पीरियड t। NPX क्या हो जाएगी, एवरेज हो जाएगी फीमेल प्रोडक्शन की, एजेस फ्रॉम x to x plus n और टाइम पीरियड t, और k क्या हो जाएगा आपका 1000।
अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करती हूँ इस इक्वेशन में तो आपके पास ये एक फॉर्मूला बन जाएगा कि इसका एनुअल एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट का। क्लियर है गर्ल्स? तो एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट तो आपको समझ ही आ गया होगा कि बस स्पेसिफाई करना है हमें हमारे एज को। इसके बाद आपका ये रिमार्क है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार ये आप लोग रीड कर लेना, मुश्किल नहीं है, तो ये आपको पढ़ना है। इसके बाद आपकी ये एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट की एक इन्होंने हमें यहाँ पर टेबल दिया हुआ है विद द एज ग्रुप एंड विद द ईयर्स, तो आप एक बार ये रीड कर लीजिएगा गर्ल्स, ठीक है। चलिए इस लेक्चर में बस इतना ही करते हैं, इसके बाद आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगी टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट आता है तो आपने मुझसे पूछना है। ओके, थैंक यू।